गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के वीडियो 11 लेकर के मिल रहे हैं। ये हमारा वीडियो 11 नहीं, वीडियो 3 है ये हमारा। ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के वीडियो 3 लेकर के मिल रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे आज कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय प्रेरण क्या है, उसके बाद हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखा क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो बहादुर याद होगा चैप्टर 1 में हम पढ़े थे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल, विद्युत आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है। विद्युत आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना सर्वप्रथम फैराडे ने की। विद्युत आवेश गोलाकार रूप में होता है। जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती है क्षेत्र का प्रभाव घटता जाता है। प्रत्येक आवेश पहले अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है और पूरा क्षेत्र की मदद से प्रभाव को आगे की ओर संचारित करता है। यह हमने चैप्टर 1 में बताया था। ठीक उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो किसी चुंबक को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है। किसी चुंबक को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी भी चुंबक को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र गोलाकार रूप में होता है। जैसे जैसे चुंबक से दूरी बढ़ती है क्षेत्र का प्रभाव घटता जाता है। जैसे जैसे चुंबक से दूरी बढ़ती है क्षेत्र का प्रभाव घटता जाता है। प्रत्येक चुंबक पहले अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है और पुनः क्षेत्र की मदद से अपने प्रभाव को आगे की ओर संचारित करता है। पुनः क्षेत्र की मदद से अपने प्रभाव को आगे की ओर संचारित करता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जो विद्युतीय क्षेत्र है वही चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम जानेंगे, वहां पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम बार बार यहाँ और वहां इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप चैप्टर 1-2 का थ्योरी क्लियर करते हैं तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चैप्टर 1 में हम पढ़े थे वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहें या चुंबकीय प्रेरण कहें, बात एक ही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहें या चुंबकीय प्रेरण कहें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबकीय प्रेरण कहें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या कहें तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। याद होगा आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे हम। किसी आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश, किसी बिंदु पर स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं तो बहादुर चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो किसी बिंदु पर स्थित इकाई ध्रुव सामर्थ्य, किसी बिंदु पर स्थित इकाई ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी बिंदु पर स्थित इकाई ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी बिंदु पर स्थित इकाई ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चुंबकीय प्रेरण को बी द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल बी। चुंबकीय प्रेरण को बी द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय प्रेरण बराबर बहादुर, चुंबकीय प्रेरण बराबर चुंबकीय बल, चुंबकीय प्रेरण बराबर चुंबकीय बल बटा ध्रुव सामर्थ्य। चुंबकीय प्रेरण बराबर चुंबकीय बल बटा ध्रुव सामर्थ्य। बी बराबर एफ बटा एम, बी बराबर एफ बटा एम। चुंबकीय बल एक सदिश राशि है और चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य एक अदिश राशि है। चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, ध्रुव सामर्थ्य एक अदिश राशि है। सदिश में अदिश से गुना करेंगे, गुणनफल एक सदिश राशि है। यानी चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है। चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है।
चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक हम बात करें तो चुंबकीय बल का एसआई मात्रक न्यूटन और ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सॉरी, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को टेस्ला कहते हैं। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को टेस्ला कहते हैं। इसीलिए चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। फिर से एक बार, चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण इकाई ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इकाई ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इकाई ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को टेस्ला कहते हैं। इसीलिए चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करें तो B बराबर F बटा M, तो F बराबर M इंटू बी, F बराबर M इंटू बी। याद होगा ये सूत्र चैप्टर 1 में पढ़े थे, F बराबर Q इंटू E। चैप्टर 1 में पढ़े थे F बराबर Q इंटू E। बहादुर ये क्या है, किसका सूत्र है? तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र है। विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र है। विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र है। ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल का समीकरण है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल का समीकरण है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल का समीकरण है। यह रहा हमारा चुंबकीय प्रेरण के बारे में। चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है जिसको ध्यान दीजिएगा। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 4 मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 4 मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 4 मैक्सवेल। ध्यान दीजिएगा, 1 वेबर बराबर 10 के पावर 4 मैक्सवेल। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल पर सीएम स्क्वायर। 10 के पावर 8 मैक्सवेल पर सीएम स्क्वायर। फाइनली बात करें तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 4 गॉस बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल पर सीएम स्क्वायर। इस प्रकार ये चुंबकीय प्रेरण के रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव हुआ। चुंबकीय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर बराबर 10 के पावर 4 मैक्सवेल, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल पर सीएम स्क्वायर। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर वेबर और मैक्सवेल क्या है? तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है और मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है और मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है। इस प्रकार चुंबकीय प्रेरण का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। इस प्रकार चुंबकीय प्रेरण का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण का समीकरण बताइए।
ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण का समीकरण बताइए। जैसे हम पढ़े थे वहां पर कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण बताइए। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण बताइए। उसी तरह ध्रुव सामर्थ्य के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का समीकरण बताइए। ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण का समीकरण बताइए। एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर सीजीएस का मतलब क्या होता है। अब आप आता ना कमजोर कहां से आ गिला। सीजीएस बहादुर ऐसा ही मात्रक का सीजीएस मात्रक नहीं जानते हैं आज तक। ध्यान दीजिएगा, तो ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण का समीकरण बताइए। तो ध्यान दीजिएगा बहादुर, चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय प्रेरण बराबर चुंबकीय बल बाटा ध्रुव सामर्थ्य। चुंबकीय बल बाटा ध्रुव सामर्थ्य। बहादुर चुंबकीय बल का सूत्र होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना ध्रुव सामर्थ्य बाटा दूरी स्क्वायर बाटा में ध्रुव सामर्थ्य। एक ध्रुव सामर्थ्य कट जाएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना ध्रुव सामर्थ्य बाटा दूरी स्क्वायर। फाइनली B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना M बटा में R स्क्वायर। B बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई गुना M बटा में R स्क्वायर। यही हमारा ध्रुव सामर्थ्य के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान है। यही हमारा ध्रुव सामर्थ्य के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का समीकरण है। इसी सूत्र को हम चैप्टर 1 में पढ़े थे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में R स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में R स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पढ़े ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण का समीकरण बताइए। तो ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण का समीकरण B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना M बटा में R स्क्वायर। B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना M बटा में R स्क्वायर। यही हमारा ध्रुव सामर्थ्य के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का समीकरण है। ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण का समीकरण। चुंबकीय बल रेखा अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चुंबकीय बल रेखा याद होगा आप लोगों को, हम विद्युत बल रेखा के बारे में बताए थे चैप्टर 1 में। विद्युत बल रेखा क्या है बहादुर? विद्युत बल रेखा वह साधन है जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। विद्युत बल रेखा वह साधन है जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। याद होगा आप लोगों को, हम बताए थे विद्युत बल रेखा वह साधन है जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखा एक लगातार वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। विद्युत बल रेखा एक लगातार वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक उसी तरह चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। या ये कहें कि यह एक लगातार वक्र होता है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय बल रेखा एक लगातार वक्र रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। उस बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय बल रेखा एक लगातार वक्र रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय बल रेखा के गुण याद होगा आप लोगों को, हम चैप्टर 1 में पढ़ाए थे विद्युत बल रेखा के गुण। विद्युत बल रेखा एक लगातार वक्र रेखा होती है। विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र होती है, लेकिन चुंबकीय बल रेखा एक लगातार बंद वक्र होती है। विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र होती है
लेकिन चुंबकीय बल रेखा लगातार बंद वक्र होती है। विद्युत बल रेखा लगातार खुला वक्र होती है और चुंबकीय बल रेखा लगातार बंद वक्र होती है। ये खुला और बंद वाला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है, बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। विद्युत बल रेखा एक लगातार खुला वक्र है और चुंबकीय बल रेखा लगातार बंद वक्र है। विद्युत बल रेखा याद होगा, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है और नजदीक में ऋण आवेश न हो तो अनंत पर चली जाती है। उसी तरह चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर, हम बताए थे याद होगा, उत्तरी ध्रुव मतलब धन आवेश और दक्षिणी ध्रुव मतलब ऋण आवेश। तो चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत प्रवेश करता है। उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत प्रवेश करता है और अंदर ही अंदर जाकर के दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से मिल जाता है। उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत प्रवेश करता है और अंदर ही अंदर जाकर के पुनः उत्तरी ध्रुव से मिल जाता है। उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत प्रवेश करता है और अंदर ही अंदर जाकर उत्तरी ध्रुव से मिल जाता है। या तो आप लोग बताए थे हम, जब विद्युत बल रेखा सघन होती है तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होता है और जब विद्युत बल रेखाएं विरल होती है तो विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है। जब विद्युत बल रेखा सघन होती है तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होता है, जब विद्युत बल रेखा विरल होती है तो विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, जब सघन है तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है, सघन है तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है और जब विरल है तो विद्युत क्षेत्र कमजोर है। ठीक उसी तरह जब चुंबकीय बल रेखा सघन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा। चुंबकीय बल रेखा जब सघन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा और चुंबकीय बल रेखा जब विरल होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। चुंबकीय बल रेखा जब सघन है तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है, चुंबकीय बल रेखा जब विरल होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चुंबक के नजदीक, आपको पता होगा कि चुंबक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है और जैसे जैसे चुंबक से दूर बढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता चला जाता है। जैसे जैसे हम चुंबक के समीप जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है और जैसे जैसे चुंबक से दूर बढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। यानी चुंबक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होता है और चुंबक से दूर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। शक्तिशाली है मतलब सघन है, तो चुंबक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है मतलब चुंबक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा सघन है। चुंबक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है मतलब चुंबक के नजदीक चुंबकीय बल रेखा सघन है और चुंबक से दूर चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है मतलब चुंबकीय बल रेखा विरल है। तो याद रखिएगा, चुंबक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा घना होता है और चुंबक से दूर चुंबकीय बल रेखा विरल होता है, दूर दूर होता है। चुंबक के नजदीक चुंबकीय बल रेखा सघन होती है और चुंबक से दूर चुंबकीय बल रेखा विरल होती है। क्यों? क्योंकि चुंबक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है और चुंबक से दूर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। इसके बाद बात करें, याद होगा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। क्यों? क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक ही दिशा होती है। ठीक उसी तरह दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है। याद होगा बहादुर चैप्टर 1 जब पढ़ा रहे थे तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा समझा रहे थे, अब हम कम समझा रहे हैं। यदि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि सर पहले जैसा नहीं समझा रहे हैं, तो हम आपको क्लियर कर दें कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो ये मान के पढ़ा रहे हैं कि चैप्टर 1-2 आपका क्लियर है, क्योंकि चैप्टर 1-2 आपको समझा दिया गया अच्छा से। अब बिल्कुल वही बात यहाँ है, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट केवल बता दे रहे हैं, उतना समझा नहीं रहे हैं, इसीलिए बार बार हम वहां कह रहे हैं। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है, क्योंकि चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक ही दिशा होती है। इसके बाद बात करें, जब चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर हो, जब चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर हो, तो समानांतर होगा तो हम बात करें बहादुर, तो कहीं भी आप देखिएगा
जब सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है, जब सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है, और जब विरल हो तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है, और जब विरल हो तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। तो बहादुर जब समानांतर है तो सब जगह देख रहे हैं कि बराबर है, समानांतर है तो सब जगह बराबर है, न तो कहीं ज्यादा घना है न तो कहीं ज्यादा दूर दूर है, सब जगह बराबर है। इसका मतलब सब जगह चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र समरूप है। फिर से एक बार, जब सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है, विरल हो तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। इसमें सब जगह बराबर बराबर दूरी पर है, तो सब जगह जब बराबर बराबर दूरी पर है इसका मतलब सब जगह चुंबकीय क्षेत्र बराबर है। जब सब जगह चुंबकीय क्षेत्र बराबर है मतलब सब जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर है, मतलब समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। जब चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर हो तो चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है, चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर हो तो चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। यहां तक हमारा चुंबकीय बल रेखा के बारे में हुआ। चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में बात करने जा रहे हैं। चुंबकीय द्विध्रुव हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, चैप्टर 1 में पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? तो एक व्यवस्था का नाम है। जैसे विद्युत द्विध्रुव एक व्यवस्था का नाम है, उसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव एक व्यवस्था का नाम है। एक ऐसी सजावट, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव बहुत कम दूरी पर होते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव बहुत कम दूरी पर होते हैं। जैसे याद होगा विद्युत द्विध्रुव बताए थे कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं, वो विद्युत द्विध्रुव है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं, विद्युत द्विध्रुव है। ठीक उसी तरह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव बहुत कम दूरी पर होते हैं, और चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय द्विध्रुव है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव बहुत कम दूरी पर होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव बहुत कम दूरी पर होते हैं। प्रत्येक छोटा छड़ चुंबक, प्रत्येक छोटा छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। उसी तरह धारावाही कुंडली भी चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण है। प्रत्येक छोटा छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। प्रत्येक छोटा छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। ठीक उसी तरह बहादुर धारावाही कुंडली भी चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि छोटा छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव कैसे है। छोटा छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव कैसे है? तो बहादुर एक चुंबक में नॉर्थ और साउथ दोनों है। एक चुंबक में नॉर्थ और साउथ दोनों है, मतलब विपरीत है, मतलब विपरीत है। अब बहादुर चूंकि एक ही चुंबक अंश है इसलिए दोनों बराबर भी होगा। चूंकि एक ही चुंबक अंश है इसलिए बराबर, विपरीत तो है ही, एक नॉर्थ एक साउथ है तो विपरीत तो है ही, लेकिन बराबर भी होगा। विपरीत तो है ही लेकिन बराबर भी होगा। तो बहादुर चुंबकीय हम बात कर रहे हैं तो एक ही चुंबक के अंश है इसलिए दोनों बराबर होगा। एक ही चुंबक के अंश है इसलिए दोनों बराबर होगा, तो बराबर और विपरीत हो गया। और यदि छोटा सा चुंबक है तो कम दूरी भी होगा। छोटा सा चुंबक है तो कम दूरी भी होगा। बराबर और विपरीत हो गया, कम दूरी पर हो गया। इसीलिए प्रत्येक छोटा छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। प्रत्येक छोटा छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। प्रत्येक छोटा छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। उसी तरह हमने बताया बहादुर प्रत्येक छोटा छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। तो याद रखिएगा धारावाही कुंडली भी चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। धारावाही कुंडली भी चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। लेकिन धारावाही कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण कैसे है ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे। धारावाही कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण कैसे है ये हम आपको नहीं बताएंगे। ये हम आप लोगों को जब चैप्टर 4 पढ़ाएंगे तब प्रूफ करके बताएंगे। धारावाही कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव कैसे है जब चैप्टर 4 पढ़ाएंगे तब हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे।
अभी आप जानिए कि धारावाहिक कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव है बस। इसके बाद आपको याद होगा विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को, विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक उसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण बराबर एक ध्रुव सामर्थ्य गुना उनके बीच की दूरी। एक ध्रुव सामर्थ्य गुना उनके बीच की दूरी। चुंबकीय आघूर्ण बराबर एक ध्रुव सामर्थ्य गुना उनके बीच की दूरी। कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2l। कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2l। आपको पता होंगे, याद होगा आप लोगों को, चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। चुंबकीय लंबाई एक सदिश राशि है। ये सदिश है और ये अदिश है, गुणनफल सदिश होगा। ये सदिश है, ये अदिश है, गुणनफल सदिश होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। और आपको पता होगा चुंबकीय लंबाई की दिशा साउथ से नॉर्थ होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा साउथ से नॉर्थ होती है। उसी प्रकार चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी साउथ से नॉर्थ होगी। चुंबकीय लंबाई की दिशा साउथ से नॉर्थ है। चुंबकीय लंबाई की दिशा साउथ से नॉर्थ है। उसी प्रकार चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी साउथ से नॉर्थ होगी। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी साउथ से नॉर्थ होगी। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर और लंबाई का मात्रक मीटर। इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर और बीमा IL स्क्वायर होता है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ होती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर और बीमा IL स्क्वायर होता है। एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर और बीमा IL स्क्वायर होता है। इसका एक और मात्रक होता है जूल टेस्ला इनवर्स। इसका एक और मात्रक होता है जूल टेस्ला इनवर्स। जूल टेस्ला इनवर्स। चुंबकीय आघूर्ण का एक और मात्रक होता है जूल टेस्ला इनवर्स। एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल टेस्ला इनवर्स दोनों होता है। यह रहा हमारा चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। अभी तक हमने आपको बताया चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का बीमा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या है। चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड 3 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं और तीनों ऑब्जेक्टिव एक से बढ़ के एक है। एकदम पॉइजन ऑब्जेक्टिव, एकदम पॉइजन। एग्जाम में समझिए कि पूछेगा ही। बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, मान लीजिए मानने में क्या जाता है, ये एक छड़ चुंबक है हमारे पास। ये एक छड़ चुंबक है, ये एक छड़ चुंबक है। तो इस छड़ चुंबक को हम 2 तरीके से काट सकते हैं। पहले आप समझिए कि छड़ चुंबक है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो जब हम इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे, तो हम कहेंगे कि लंबाई के अनुदिश, लंबाई यह है ना, तो लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के लंबवत, लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के लंबवत। यदि हम ऐसे काटेंगे तो कहेंगे लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश। चौड़ाई ये हुआ और ये लंबाई हुआ, ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। तो ऐसे काटेंगे तो लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश। ऐसे काटेंगे तो चौड़ाई के लंबवत या लंबाई के अनुदिश। पहले बताइए कि सब लोग को ये बात समझ में आई ना। लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश। लंबाई के लंबवत होगा तो चौड़ाई की दिशा में होगा और चौड़ाई के लंबवत होगा तो लंबाई की दिशा में होगा। लंबाई के लंबवत होगा तो चौड़ाई के अनुदिश होगा और चौड़ाई के लंबवत होगा तो लंबाई के अनुदिश होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव 3 को बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
3 ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इसलिए आप लोग सब लोग यहाँ ध्यान देके पढ़िएगा, सब लोग यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। कह रहा है कि यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश, यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश 2 भागों में बांट दिया जाए। यह हो गया लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश। यदि चुंबक को लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश 2 भागों में बांट दिया जाए तो बहादुर लंबाई तो आधा आधा हो गया, लेकिन ध्रुव सामर्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ा। ध्रुव सामर्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी ध्रुव सामर्थ्य पहले भी m था, अभी भी m रहेगा, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है m इंटू 2l। तो यहां तो लंबाई आधा हो गया है तो 2l/2 हो गया, तो m इंटू 2l कैपिटल M होता है, तो कैपिटल M/2। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा समझिएगा। यदि लंबाई के लंबवत किसी चुंबक को 2 भागों में बांटा जाए, यदि लंबाई के लंबवत चुंबक को 2 भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य कितना होता है? अपरिवर्तित होता है। ध्रुव सामर्थ्य पहले भी m था, अभी भी m है। यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश 2 भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य अपरिवर्तित रहता है। ध्रुव सामर्थ्य पहले भी m था, अभी भी m है। लेकिन चुंबकीय आघूर्ण m इंटू 2l/2 यानी m/2, तो चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश 2 भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य अपरिवर्तित रहता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। यदि किसी चुंबक को चौड़ाई के लंबवत या लंबाई के अनुदिश काटा जाए तो बहादुर लंबाई पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लंबाई तो वही रहेगा। यदि किसी चुंबक को चौड़ाई के लंबवत या लंबाई के अनुदिश 2 भागों में बांटा जाए तो बहादुर लंबाई पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्रुव सामर्थ्य आधा आधा हो गया। ध्रुव सामर्थ्य आधा आधा हो गया। यदि किसी चुंबक को चौड़ाई के लंबवत काटेंगे 2 भागों में तो ध्रुव सामर्थ्य आधा आधा हो गया। लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ध्रुव सामर्थ्य आधा आधा हो गया, यानी चौड़ाई के लंबवत काटेंगे तो ध्रुव सामर्थ्य आधा हो जाएगा m/2। लेकिन चुंबकीय आघूर्ण बहादुर स्मॉल m इंटू 2l होता है। तो लंबाई तो वही है, लेकिन ध्रुव सामर्थ्य आधा है, तो m इंटू 2l कैपिटल M/2। यानी चौड़ाई के लंबवत या लंबाई के अनुदिश 2 भागों में बांटिएगा तो ध्रुव सामर्थ्य भी आधा हो जाता है और चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाता है। लेकिन यदि लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश 2 भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्रुव सामर्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। ध्रुव सामर्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। अब यदि तीसरा केस देखें, यदि किसी चुंबक को लंबाई एवं चौड़ाई के अनुदिश 4 भागों में बांटा जाए, यदि किसी चुंबक को लंबाई एवं चौड़ाई के अनुदिश 4 भागों में बांटा जाए, 4 भागों में लंबाई एवं चौड़ाई के अनुदिश 4 भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य भी आधा आधा हो गया। ध्रुव सामर्थ्य भी आधा आधा हो गया और लंबाई भी आधा आधा हो गया। ध्रुव सामर्थ्य भी आधा हो गया और लंबाई भी आधा हो गया। ध्रुव सामर्थ्य हो गया m/2। ध्रुव सामर्थ्य हो गया m/2। और चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा m इंटू 2l तो m इंटू 2l, तो m का भी मान आधा और 2l का भी मान आधा, m का भी मान आधा और 2l का भी मान आधा, यानी कैपिटल M/4। कैपिटल M/4। फिर से एक बार तीनों ऑब्जेक्टिव एक साथ सुना दे रहे हैं, सुनिएगा। यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश 2 भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य अपरिवर्तित होता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। यदि किसी चुंबक को चौड़ाई के लंबवत या लंबाई के अनुदिश 2 भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य आधा हो जाता है और चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाता है। यदि किसी चुंबक को लंबाई एवं चौड़ाई के अनुदिश 4 भागों में बांटा जाए
तो ध्रुव सामर्थ्य आधा हो जाता है और चुंबकीय घूर्ण 1/4 हो जाता है, m/4 हो जाता है। आज के हम इस क्लास में इतना ही ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा।